आइए आज हम समझते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने अपने शासनकाल में कौन कौन सा काम किया और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ऐसे कौन से काम हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे तरीके से वहां से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को एकदम गहराई से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, यानी कि पूरी ध्यान से। ऐसा नहीं कि एकदम पलक ऐसे करके देखिएगा, वहाँ पे आप लोगों की आंखें खराब हो जाएगी। यानी कि पूरी ध्यान से आप लोग केवल मेरी आवाज़ों को वहाँ पे सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के क्लर्क के पद पर नियुक्त होकर के भारत में आया था और अपने इस पद को पूरी जिम्मेदारी से निभाने के कारण कंपनी ने इसको किसी बाजार का अध्यक्ष बना दिया और उस बाजार के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होते भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने इस यानी कि अध्यक्षता के पद को भी अच्छे तरीके से निभाया है वहाँ पे। और निभाने के बाद भी वहाँ पे कंपनी को लगा कि नहीं, अच्छा व्यक्ति है, यह अपनी कार्यकुशलता को अच्छे तरीके से कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाए। और देखते ही देखते यह 1750 में केवल क्लर्क के पद पर आया था और भारत में जब आया तो 1784-85 में यह बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होकर के भारत से इंग्लैंड की ओर रवाना हुआ। हम सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पूरी ध्यान से और धैर्य के साथ, क्योंकि पेशेंस बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का जो समय है वह 1772 से 1785 के बीच में है। यहाँ पे 1772 से 1785 के बीच में यह बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त रहा। अब देखिए, अब हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि 1757 में प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उस युद्ध में अंग्रेजों की भारत में ना शासन की नींव पड़ी थी। अंग्रेज पूर्णतः भारत में अपना कब्जा नहीं जमा पाए थे, लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पूर्णतः अपना भारत में कब्जा जमा लिया, यानी कि वास्तविक रूप से अंग्रेजी शासन की नींव भारत में बैठ गई। और 1764 के बाद में अंग्रेजों को लगा कि अब हमारी शासन कमजोर न पड़े, इसके लिए 1773 में अंग्रेजों ने एक नियम लाया, रेगुलेटिंग एक्ट। और यह नियम जो कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में ही आया था, और जब यह नियम आया था तो उस नियम से पहले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स केवल बंगाल का गवर्नर था। अब जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के आने की वजह से इस लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर न कह करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चूंकि यह जब शासन में था तो यह केवल बंगाल का गवर्नर था, लेकिन जब यह नियम आया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, तो इस नियम के आने की वजह से, रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि इस नियम में केवल गवर्नर के पीछे ना जनरल शब्द को जोड़ा गया था, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1772 में ना इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि द्वैध शासन की समाप्ति इसी के शासनकाल में हुई थी। अब समझते हैं कि द्वैध शासन आखिर क्या है। तो अगर हम बात करें द्वैध शासन की, तो द्वैध शासन में विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी मामले, सेना का संरक्षण, सेना में किसको लेना है, किसको निकालना है, सेना की सैलरी वगैरह, और साथ ही राजस्व की जितने भी वहाँ पे क्रियाक्रम थी वे सभी कंपनी को देखने थे। और लेकिन भारत की वास्तविक शासन, भारत का वास्तविक कह सकते हैं ना, किसका वास्तविक रूप से वहाँ पे कब्जा था भारत में, तो नवाबों के हाथों में थी। तो भारत में वास्तविक रूप से कब्जा भले ही नवाबों के हाथों में थी, लेकिन काम कोई और कर रहा था, उसी को हम लोग द्वैध शासन कहते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, लेकिन इसकी यानी कि द्वैध शासन की समाप्ति हो गई लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1772 में। तो ये आप लोगों को डेट बहुत ही याद रखने पड़ेंगे, इतिहास में डेट और उस डेट में कौन सा काम हुआ है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए 1773 में यानी कि इसके ना बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के एक साल के बाद वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, जो कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कह सकते था। और 1773 में इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 3 गो एक्ट आया है। पहला रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर न कह करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। और एक आया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है ना। और एक आया है पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में मुख्य काम कौन कौन से हुए हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में मुख्य काम कौन कौन से हुआ है, और पिट्स इंडिया एक्ट में मुख्य काम कौन कौन सा हुआ है, इस पे हम लोग यानी कि इस टॉपिक पे हमारा वीडियो बन चुका है। आप लोग उसको जाकर के प्ले लिस्ट से देख लीजिए। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में आप लोग इतना समझिए कि रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये सॉफ्ट, ये हमारे जो क्वेश्चन है ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम आप लोगों को इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग एकदम याद हो जाए। रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर न कह करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ना, जो कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में यहाँ पे आया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में जो प्रमुख जज था, जो प्रमुख कह सकते हैं अध्यक्ष था, यह था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है। इसमें 4 गो ना कह सकते हैं इस सुप्रीम कोर्ट में 4 गो सदस्य थे, और इन चारों में जो सबसे प्रमुख था यह था सर एलिजा इम्पे ना। यहाँ पे चैम्बर्स्टर, हाइड और यहाँ पे एक और व्यक्ति था ना, जो कि इसमें 4 को सदस्य थे, लेकिन चारों में सबसे प्रमुख सबसे मेन अध्यक्ष था सर एलिजा इम्पे। अब देखिए आप लोगों को ये तीनों ही एक्ट में इसको बहुत ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इस एक्ट की आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट को अभी से आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि पिट्स इंडिया एक्ट 1787 में आया था, और इसकी शासनकाल यहाँ पे समाप्त होती है, यानी कि इसके 1 साल के बाद। तो यहाँ से आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आगे जाकर के। अब देखिए 1776 में, इसको आप लोग ना थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस नियम को। 1776 में क्या होता है कि 1776 में द कोड ऑफ जेंट्स लॉज, द कोड ऑफ जेंट लॉज, ये ना एक ना किताब थी हमारे भारत की कानून की किताब, जिसका नाम था मनुस्मृति। क्या नाम था इसका? मनुस्मृति। और इस मनुस्मृति की जो रचनाकार थे वह खुद मनु थे, जो कि भारत की पहली कानून की किताब थी। और इस किताब को अंग्रेजी में अनुवाद लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ, और इस किताब का अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ था उसको नाम दिया गया द कोड ऑफ जेंट लॉ। देखिए ये इस किताब का अंग्रेजी में नाम है, यह इस किताब का हिंदी में नाम है। यह किताब जो है वह कानून से संबंधित है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब देखिए 1785 में क्या होता है, ये थोड़ा सा डेट आप लोगों को इधर उधर मतलब हो गया है, लेकिन क्या कीजिएगा मजबूरी है। 1785 में क्या हुआ है कि महाभारत, जो कि एक बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कह सकते हैं, अभी तक महाभारत से बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, और शायद ही भविष्य में होगा महाभारत से बहुत बड़ा युद्ध, और जब होगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि महाभारत में इतने जाने गई, इतनी सैनिक मरे ना, वो भी भगवान की निगरानी में कह सकते हैं। कृष्ण भगवान सब कुछ देख रहे थे, जस्ट हम यहाँ पे खड़े हैं और हम ही यानी हमारी ही मौत हो रही है, और भगवान सामने है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझिए कि वो इतना बड़ा, मतलब कि जब उस युग में इतना बड़ा कांड हुआ, तो ये तो कलयुग है भाई साहब, इसमें क्या होगा पता नहीं चलेगा किसी को। देखिए 1785 में महाभारत जो कि था, इस महाभारत किताब को अंग्रेजी में डब किया गया, और इस महाभारत की किताब को अंग्रेजी में डब करके ना, इसको जो डब करने वाला था वह विलियम विल्किंस था, और इसने डब किया था 1785 में। तो 1785 में महाभारत को अंग्रेजी में डब किया गया था। और महाभारत का एक और नाम है जय संहिता, जय संहिता इस महाभारत का ही नाम है। तो इस महाभारत को अंग्रेजी में डब किया गया, यानी कि अंग्रेजी में बनाया गया। किसने बनाया था ना? विलियम विल्किंस ने। कब बनाया था? 1785 में, यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासन का यानी कि अंतिम चरणों में कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 1781 यहाँ पर भी है, 1781 यहाँ पर भी है। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है। 1781 में ही भारत का प्रथम मदरसा बना है, जिसमें कि उर्दू और अरबी की पढ़ाई कराई जाती है। मुसलमान यानी कि इसलिए इस्लाम धर्म में कह सकते हैं। जैसे हमारे ना संस्कृत यहाँ पे एक विद्यालय भी बना हुआ है। तो भारत का प्रथम मदरसा कब? 1781 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। किसके समय में? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में।
फिर एक साल के बाद 1782 में जो कि हमारे संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना होती है। और भारत के जितने भी लोग थे वे सब बोले कि अच्छा बताइए वारेन हेस्टिंग्स साहब कि यहाँ पे आप लोगों ने मुसलमान की तो यहाँ पे इनकी मदरसा खोल दी, तो हमारा भी खोलिए विद्यालय क्योंकि संस्कृत पढ़ाएगा। तो एक साल के बाद लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने 1782 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। और इस विद्यालय के संस्थापक जो थे वह जोनानाथ डक्कन थे और वे बनारस में इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, और बनारस का अभी वर्तमान का नाम है वाराणसी। ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया है। 1784 में ही द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यहाँ पे होती है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, यानी कि सर विलियम जोन्स ने इसकी यहाँ पे स्थापना किया है। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने इस सोसाइटी की स्थापना किया है, जो कि यह 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1784-85 इतना डिफिकल्ट ईयर है ना कि आप इसमें इतना काम हुआ है इससे लेकर के कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होइएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो कंफ्यूजन की यहाँ पे बात नहीं होगी आप लोगों के साथ। देखिए 1780 में का हुआ है कि भारत का पहला समाचार पत्र यहाँ पे आया है, जो कि बंगाल गजट के नाम से आया था। और इसको लाया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने, यानी कि हिक्की साहब जो थे वो भारत में सबसे पहले समाचार पत्र न्यूज को लेकर के आए थे 1780 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अब समझते हैं इसके आगे की क्रिया की इसके बाद इसके शासनकाल में कौन कौन सा काम हुआ है। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। अब हम इसके आगे की बात करें तो बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को बताया जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले इसने यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने जो यह था वह सभी तरह के टैक्सों को वसूल करने के लिए, टैक्सों का मतलब यहाँ पे लगान से है ना, सभी तरह के करों को वसूलने के लिए, सभी तरह के करों को ना, करों का हिसाब किताब करने के लिए एक पदाधिकारी था राय रायन। इसने राय रायन को उस हिसाब किताब के लिए रखा था। किसने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। यानी कि करों को हिसाब किताब करने के लिए किसने रखा था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। और यह एक भारतीय अधिकारी था जो कि राय रायन था। अगर हम बात करें आगे की तो देखिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ला मराठा युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। दूसरा आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में। अब यह युद्ध क्या है, कैसे हुआ, किसकी हार हुई, कौन जीता, यह एक अलग टॉपिक हो जाती है। लेकिन बस आप लोग इतना समझिए इसको कि दोनों ही युद्ध इसी के शासनकाल में हुए हैं। और प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो खत्म हुआ वह सलबाई की संधि के द्वारा हुई थी। सलबाई की संधि से इस युद्ध को खत्म किया गया था, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध को 1782 में। ठीक है, और दूसरा आंग्ला मराठा युद्ध को मंगलोर की संधि के द्वारा खत्म किया गया था यहाँ पे ना 1784 में। तो ये दोनों ही टॉपिक आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध को किस संधि के द्वारा खत्म किया गया था, तो सलबाई की संधि। दूसरा मराठा युद्ध को ना मंगलोर की संधि के द्वारा इसको खत्म किया गया था। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल को ना, यानी कि शासनकाल में इसके कह सकते हैं बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना होती है। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुई है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति भी अपनाई थी, जिसको रिंग फ्रेंच पॉलिसी भी कहा जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था। और कभी कभी हिंदी ना दे करके ना हाई दे देगा आप लोग के एग्जामों में कि रिंग्स फ्रेंच पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। अब देखिए 1784 में जब आया था पीट्स इंडिया एक्ट, तो 1784 में पीट्स इंडिया का इसने विरोध कर दिया कि नहीं ये एक्ट खराब है, ये नियम खराब है। अब इसमें क्या हुआ है, ये इसका वीडियो एक बन चुका है कि पीट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ,
यह एक अलग, यानी कि यह एक अलग टॉपिक हो जाती है। बस आप लोग इतना समझिए कि जब यह नियम आया, ईस्ट इंडिया एक्ट जब भारत में आई थी 1784 में ना, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, तो इसने उस नियम का विरोध किया, और विरोध करके जब इंग्लैंड में गया तो इंग्लैंड वालों ने बोला कि आइए हम आपको बताते हैं, आप आदमी हमारे, आप विरोध हमारे ही कर रहे हैं। जैसे आप देश में रहते हैं और देश के लोगों का ही विरोध कीजिएगा तो आपको लोगों को कूच देगा पूरा चटनी, एकदम चटनी की तरह वहाँ पे। तो अंग्रेज बोला कि नहीं वारेन साहब, आप हमारे आदमी हैं, हमारी कंपनी के पद पर नियुक्त हैं, हमारे गुलाम किए हुए देश में आप गए हैं, और हम जो नियम ला रहे हैं आप उसका विरोध कैसे कर रहे हैं। उस विरोध करने के कारण लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को ना जेल में भेज दिया गया, और जेल में भेजने का मतलब कि इस पे महाभियोग लगा दिया गया ना। और महाभियोग किसने लगाया था, तो बर्क एक आदमी था और एक मैंने कह सकते हैं अंग्रेज था। तो बर्क द्वारा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया 1785 में। 84 में तो ईस्ट इंडिया एक्ट आया, यह विरोध किया, बोला अच्छा बेटा ये जरा तुमको बताते हैं। 85 में गया इंग्लैंड में, इस्तीफा दे करके अपने पद से इस्तीफा दिया था ना, इसको निकाला नहीं गया था, इस्तीफा दिया। 85 में गया इंग्लैंड में, बोला ये साहब आदमी हमारे हैं, कंपनी हमारा है, देश हमारा है, शासन हमारा है, अब विरोध कैसे कर रहे हैं। और विरोध करने के कारण बर्क साहब ने इसको महाभियोग लगा दिया। महाभियोग का मतलब होता है गिरफ्तारी ना, अवैध मामलों में गिरफ्तारी कर देना कह सकते हैं। तो गिरफ्तार कर दिया गया और वारेन साहब को जेल हो गई, और जेल होने के 10 सालों के बाद कह सकते हैं, किसी किसी किताब में आप लोगों को 7 साल ही दिए हुए वहां पे लिखे रहेंगे। तो 1795 में इसको जेल से छोड़ दिया गया ना, मतलब कि इसको ना नहीं होता है बेगुनाह साबित कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले इसने जो विरोध किया था, केवल विरोध करने के लिए इसको जेल में भेज दिया गया, जिसको हम लोग महाभियोग कहते हैं। तो अगले शासन यानी कि 1785 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जब अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इसके बाद शासन को संभालने के लिए कौन आया, फिर उसने अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य किया, तो सबके बारे में पढ़ेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।